साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 24 जुलाई 2026 से लेकर के 26 जुलाई 2026 के बीच के लास्ट 3 डेज के बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, उसको इस सेशन में हम देखने वाले हैं साथियों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, बीपीएससी से रिलेटेड हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो साथियों, करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम भूमिका होता है। करंट अफेयर्स का अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज अभी के एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को साथियों लास्ट तक आप लोग जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम पहले कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है कि लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुने गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 की घोषणा किए गए हैं और यह किसे दिए गए हैं 2026 का लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों। तो यह दिए गए हैं एनएसए अजीत डोभाल जी को। हमारे जो वर्तमान में एनएसए है साथियों, नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, उसको 2026 का लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड साथियों कि जुलाई 2026 में नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल जी को लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए चुने गए हैं। उन्हें नेशनल सेक्रेटरी, काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर सेक्रेटरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। बात करें साथियों, लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड एक सिविलियन अवार्ड है जो कि साथियों 1983 से तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। अच्छा, अजीत डोभाल जी की बात किया जाए दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 1945 में इनका जन्म हुआ था और यह उत्तराखंड के गढ़वाल में इसका जन्म हुआ था। यह आईपीएस अधिकारी कब बने थे साथियों? 1968 में केरल कैडर से। उसी प्रकार इसका जो सिलेक्शन इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ था साथियों, कब हुआ था? यह 1972 में शामिल हुए थे आईबी में। नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर की बात करें, एनएसए कब बनाए गए थे दोस्तों? तो 30 मई 2014 को जब साथियों बीजेपी सरकार में आए थे, उस समय इसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का पहला पूर्ण नदी लिंक प्रोजेक्ट कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि बिहार का जो पहला पूर्ण नदी लिंक प्रोजेक्ट है साथियों, वह कौन सा बन रहा है, बन के तैयार हो गया है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल जो है साथियों, वह बिहार का जो पहला पूर्ण नदी लिंक प्रोजेक्ट है साथियों। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जो वर्तमान में सम्राट चौधरी जी है साथियों, उसने शिवहर में 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल, जो कि साथियों बेलवा धार है, उसका उद्घाटन किए हैं। बात करें इसका इस प्रोजेक्ट में कितना करोड़ का बजट लगाया गया था साथियों? तो 130.88 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। बिहार का पहला पूर्ण रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। बात करें साथियों, आप इसमें मैप में देख सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, इस साइड बागमती रिवर है और इस साइड बूढ़ी गंडक रिवर है साथियों, और इसी दोनों को जोड़ने के लिए ये 68.80 किलोमीटर का ये लिंक प्रोजेक्ट है साथियों, जो कि बनाए गए हैं। अच्छा, बागमती रिवर की बात किया जाए साथियों, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है? तो शिवापुरी हिल्स साथियों, जो कि काठमांडू वैली नेपाल में स्थित है, वहां से इसकी साथियों ये निकलती है। और इसकी लेंथ की बात करें साथियों, बागमती रिवर की, इसकी लेंथ है 589 किलोमीटर। भारत में यह कहाँ प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी बिहार में यह प्रवेश करती है। और यह कहाँ मिलती है, किस नदी में मिलती है? तो कोसी रिवर बिहार में मिल जाती है। उसी प्रकार
बूढ़ी गंडक की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका ओरिजिन वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण में है, बिहार में है, और यह लगभग 320 किलोमीटर लंबी नदी है। और यह किस में आगे जाकर के मिल जाती है? यह गंगा नदी में आगे जाकर के मिल जाती है। तो यह आप मैप पे, बिहार के मैप पे भी देख सकते हैं साथियों। यह जो लिंक प्रोजेक्ट बना है, यह इधर बूढ़ी गंडक है और इधर बागमती रिवर है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये लिंक प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ करके बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसे बनाए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक आधार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अभी जो देश में नीट एग्जाम को लेकर के साथियों प्रोटेस्ट चल रहे हैं साथियों, जो कि अब समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है साथियों, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है देश के, उसके द्वारा इस्तीफा अपने पद से दे दिए गए हैं। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और यह जो प्रोटेस्ट है साथियों नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के, वह अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। तो वही कह रहा है साथियों, उसी प्रोटेस्ट से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि भारत में जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक आधार दिया गया है हमें, वह किस अनुच्छेद के तहत हमें दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत हमें साथियों शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं भारत में। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में ये जो संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी साथियों, झड़प के बाद राइट टू प्रोटेस्ट चर्चा में था साथियों। इस प्रोटेस्ट, ये जो साथियों जैन का प्रोटेस्ट था साथियों, उसमें कुछ झड़प भी हुई थी साथियों उसी को लेकर के। तो वो जो राइट टू प्रोटेक्ट चर्चा में था साथियों, उसी से रिलेटेड है साथियों कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, लेकिन यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अधीन होनी चाहिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें साथियों, तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसी प्रकार आर्टिकल 19(1)(b) में शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का भी अधिकार हमें दिए गए हैं हमारे संविधान में। रेगुलेशन ऑफ प्रोटेस्ट की बात किया जाए साथियों, तो अभी वर्तमान में जो भारत न्याय सुरक्षा संहिता सेक्शन 163, जो कि पहले साथियों CRPC की धारा 144 थी साथियों, उसके तहत अब जो है साथियों नया जो अभी वर्तमान में भारत न्याय संहिता सुरक्षा संहिता लागू हुआ है, उसमें आर्टिकल पहले जो हम लोग सुनते थे साथियों कि कहीं धारा 144 लग गया था, और धारा 144 इसलिए लगाया जाता था कहीं भी कि अगर किसी क्षेत्र में दंगा, हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ने या लोगों की सुरक्षा को खतरा में देखा जाता था, तो उस कंडीशन में धारा 144 लगाया जाता था। पहले CRPC के तहत ये लगाया जाता साथियों। अब जो भारत में साथियों भारत नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ है साथियों, उसमें इसको अनुसेक्शन 163 में रखे गए हैं। तो अब इसे साथियों धारा 144 को किसमें परिवर्तित किए गए हैं साथियों? BNSS धारा 163 में परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण पॉइंट्स था साथियों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत का पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि भारत का जो पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है साथियों, वह किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत को जो पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है साथियों, उसको स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, इसकी बात किया जाए साथियों, तो रिवर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए साथियों, इसका यह हाइड्रोकाइनेटिक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि नदी के जो प्राकृतिक बहाव से पानी के अंदर लगी टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी। कहने का मतलब साथियों,
अभी जो मान के चलिए रिन्यूएबल एनर्जी बनाए जाते हैं पानी से, तो अभी क्या होता है साथियों, या तो डैम बना करके या पानी का रिजर्व करके टरबाइन को घुमा करके बिजली बनाए जाते हैं। लेकिन कि इस ये जो रिवर काइनेटिक एनर्जी है साथियों, इसके तहत क्या होंगे कि नदी में ही नदी की धारा से टरबाइन को घुमाए जाएंगे और उससे बिजली बनाए जाएंगे। इसके लिए इस एनर्जी को बनाने के लिए कोई डैम या कोई रिजर्व की आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 किस अधिनियम में संशोधन के लिए लाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल में जो नया संसद का सत्र शुरू हुआ है साथियों, उसमें विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 संशोधन के लिए लाए गए हैं। वही क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि किस अधिनियम में संशोधन के लिए ये इसे लाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए ये संशोधन विधेयक लाए गए हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात कर लिया जाए साथियों, तो हाल ही में गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किए हैं। यह विधेयक विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए लाए गए हैं और इसका उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों, इसका उद्देश्य है विदेशी अंशदान से खरीदी गई संपत्ति एवं परिसंपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी नियम निर्धारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि भारत का जो पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य है साथियों, वह कहाँ विकसित किए जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएंगे थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का जो पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य है साथियों, यह कहाँ विकसित किए जाएंगे, तो यह थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य महाराष्ट्र में इसे विकसित किए जाएंगे। आइए साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में भारत की पहली एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी विकसित करने की घोषणा किए हैं। बात करें साथियों ये क्या है, एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी की बात किया जाए तो ऐसा पक्षी अभ्यारण्य जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई की मदद से पक्षियों की निगरानी, पहचान और संरक्षण किए जाते हो और उसी के निर्माण की बात किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पे है साथियों। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा साथियों, कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पे है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत। भारत जो है साथियों क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती करने के मामले में विश्व में पहले स्थान पे है। अच्छा, भारत जो है साथियों कॉटन की खेती के क्षेत्रफल के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे है साथियों, मतलब कि उपजाया जाता है सबसे अधिक भूमि पर भारत में, उसमें प्रथम स्थान पे है। जबकि इसमें कपास के उत्पादन और खपत में साथियों द्वितीय स्थान पे है। जबकि साथियों हमारे अधिकतर क्षेत्रफल पे कपास की खेती की जाती है, लेकिन दूसरे इसमें तो प्रथम स्थान पे है खेती करने के मामले में, लेकिन उत्पादन और खपत की बात करें साथियों तो उसमें विश्व में दूसरे स्थान पे है। अच्छा, कपास को साथियों भारत में जो है साथियों व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिशन गोल्डन स्पाइस किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किए गए हैं। तो ये जो साथियों मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किए गए हैं, यह किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे लाकाडोंग हल्दी। लाकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए साथियों कौन से मिशन की शुरुआत किए गए हैं, तो मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, लाकाडोंग हल्दी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे हर वर्ष कब मनाए जाते हैं? प्रत्येक साल जो है साथियों वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे की बात किया जाए साथियों, तो वह किस तारीख को मनाए जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 22 जुलाई को। 22 जुलाई को फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिवस को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य है कि ब्रेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना। 2026 में जो इसका थीम रखा गया है वह क्या रखा गया है साथियों? ब्रेन हेल्थ एक्सिस फॉर ऑल। इसी थीम के साथ ये दिवस मनाए गए हैं। इस दिवस की शुरुआत की बात करें साथियों, 2014 से इसे मनाने की शुरुआत किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ओडीआई शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो साथियों इंग्लैंड और भारत के बीच ओडीआई एक दिवसीय श्रृंखला समाप्त हुए हैं साथियों, तो उसमें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जो ओडीआई शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? इसमें रोहित शर्मा जी बन गए हैं साथियों, जिसने कि 138 रन बनाए साथियों, और यह पहले भारतीय बन गए हैं जिसने कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेटर है जिसने कि शतक लगाए हैं। तो इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसर्चर्स ने किस इलाके में लाइकेन बनाने वाले फंगस एलोग्राफा जीनस की 5 नई स्पीसीज की खोज की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में जो लाइकेन बनाने वाले जो फंगस एलोग्राफा जीनस की 5 नई प्रजाति की खोज किए गए हैं वह किस क्षेत्र में खोज किए गए हैं साथियों? तो यह भारत के पश्चिमी घाट में इसकी खोज किए गए हैं। बात करें साथियों की लाइकेन की, तो लाइकेन जो है साथियों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है साथियों पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट में होने वाले जो बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और इसीलिए इसे इकोसिस्टम हेल्थ का महत्वपूर्ण बायो इंडक्टर माना जाता है। लाइकेन को साथियों हमारी प्रकृति का इंडक्टर माना जाता है कि अगर यह लाइकेन यह इंडक्शन देता है कि कहाँ पॉल्यूशन है, कहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका इंडिकेशन हमें लाइकेन के द्वारा, अगर लाइकेन उस क्षेत्र में है तो इसके द्वारा मिलता है और इसे प्रकृति के लिए साथियों बहुत ही इकोसिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम जैसे कि IRCTC के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा जो नए क्या कहते हैं IRCTC के जो अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो किसे बनाए गए हैं? तो राहुल हिमालयन को बनाए गए हैं। किसे बनाए गए हैं? राहुल हिमालयन को IRCTC का जो है अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा साथियों पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो किस देश के साथ किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सऊदी अरब के साथ ये हस्ताक्षर अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। यह समझौता शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य है सऊदी अरब के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सहयोग देना, इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से संचालित जलवायु अनुकूल ग्राम कौन सा बना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि तमिलनाडु का जो पहला पूरी तरह से संचालित जलवायु अनुकूल ग्राम बना है वह कौन सा गांव बना है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे किलई। किलई जो है साथियों यह तमिलनाडु के कुडलूर जिला में है। यह पहला पूरी तरह से संचालित जलवायु अनुकूल ग्राम बना है पूर्ण तरह से। क्लाइमेट बात करें साथियों जलवायु अनुकूल या जलवायु सहिष्णु गांव की साथियों, तो ऐसा गांव जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, चक्रवात या तूफान का प्रभावी ढंग से सामना करने और मतलब कि उनके
उनसे अनुकूलन के लिए तैयार हो जाए, वैसा गांव को हम साथियों जलवायु अनुकूल गांव मानते हैं। और तमिलनाडु का पहला गांव किलई बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किए गए हैं? मुख्य नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर अनुराग जैन हो जाएंगे। अनुराग जैन को हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। अनुराग जैन की बात करें साथियों तो यह IAS अधिकारी हैं और इन्हें नीति आयोग का नया CEO बनाए गए हैं। नीति आयोग की बात किया जाए साथियों, इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। आइए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? अच्छा, झारखंड का जो पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित किए जाएंगे वह कहाँ स्थापित किए जाएंगे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएंगे रांची में से स्थापित किए जाएंगे। रांची में झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकल चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बन गई है? तो ये जो साथियों उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टूबकल, इस पे चढ़ाई करने वाली जो सबसे कम उम्र की एशियाई बन गई है वह कौन बन गए हैं साथियों? तो इया क्रिस जो है साथियों यह भारत के केरल के त्रिशूल जिला की रहने वाली 8 वर्षीय है और यह अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकल है साथियों उस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई बन गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारी उद्योग मंत्रालय की PLI ऑटो स्कीम के तहत सर्वाधिक 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला राज्य कौन बन गया है साथियों? तो PLI ऑटो स्कीम के तहत जो सर्वाधिक 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाला राज्य बन गए हैं वह कौन राज्य बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है साथियों, महाराष्ट्र ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। PLI की बात करें साथियों तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे और उसी के तहत सर्वाधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस राज्य के द्वारा लगाए गए हैं? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि IAMAI ने हाल ही में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया है? तो IAMAI इसका मतलब हो गया साथियों इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का जो शुभारंभ किए हैं वह कहाँ किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु में। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किए गए हैं बेंगलुरु में। तो यह परिषद ई कॉमर्स सेक्टर के विकास के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 99.6% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण के साथ भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि भारत में 99.6% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण हासिल कर लिए हैं रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में। तो भारत साथियों इसमें जो है साथियों 9.6% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण के साथ भारत जो है साथियों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? दूसरी स्थान। नेक्स्ट है साथियों कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाए जाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को जो है साथियों नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाए जाते हैं। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। बहुत याद रखिएगा साथियों 23 जुलाई 1927 में पहली बार जो है साथियों भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 को। और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष जो है साथियों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाए जाते हैं? 23 जुलाई को मनाए जाते हैं इसी के उपलक्ष्य में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए
प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रकृति कैफे की उद्घाटन किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं? इसकी उद्घाटन नई दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसकी उद्घाटन किए गए हैं। इसका उद्देश्य है साथियों स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देना, इसी के लिए इसकी शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AAROH आरोह रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? ये जो भारत की पहली आरोह रिपोर्ट जारी किए गए हैं दोस्तों, या किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसे कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट की बात करें साथियों, AAROH रिपोर्ट, यह वैज्ञानिक माइन क्लोजर, माइंस जो होता है साथियों कोयला खदान, उसकी जो क्लोजर और पुनः उपयोग पर आधारित है यह रिपोर्ट, और इसे कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं इस रिपोर्ट को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किससे संबंधित है? ये जो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान है साथियों, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान से यह संबंधित है। तो ये जो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान है यह किससे संबंधित है? यह महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह भारत का पहला ऑल वुमेन ट्री सर्विस सेलिंग एक्सपेंडिंग है और इस अभियान से विश्व की परिक्रमा कर इतिहास रच दिए हैं समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के तहत महिला के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि पाकिस्तानी फाइटर को हरा करके MMA एशियन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो पाकिस्तानी फाइटर को हरा करके जो ये MMA एशियन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो वह कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो है साथियों पाकिस्तानी फाइटर को हरा करके MMA एशियन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, संग्राम सिंह। उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर को बहुत ही कम समय में इसमें हरा दिए साथियों। तो यह टोटल साथियों 25 क्वेश्चन का हम लास्ट 3 डेज का साथियों यह सेशन आप लोगों के बीच लाए थे। तो आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो साथियों आप अगर इस कंटेंट का PDF आपको चाहिए, आपको इस कंटेंट का PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल साथियों करंट अफेयर्स पर BG क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले, BG क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले, वहां हम इसका PDF डाल देंगे, वहां से आप लोग लेकर के उसे देख सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों, तो वहां से भी आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।